नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए, आज हमारी नई कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावाद के एक महान कवि थे। मैंने आपको इससे पहली कविता में भी बताया था कि छायावाद के 4 बहुत ही महान कवि रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये चारों ही छायावाद के बहुत ही महान कवि हैं। तो आइए आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में कुछ जान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मतलब कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय उनके माता पिता कहाँ थे? बंगाल में। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय बोलते हैं खुद से अध्ययन करके, मतलब कोई स्कूल वगैरह किसी टीचर के द्वारा शिक्षा ना लेकर हम खुद से किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, उसे बोलते हैं स्वाध्याय। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, अर्थात उन्होंने संगीत और दर्शन शास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। आत्मीयजनों मतलब उनके परिवार वालों के। पहले उनकी जो पत्नी थी वो समय से पहले उनका निधन हो गया, उसके बाद उनकी बेटी थी वो भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो इन सब बातों ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। निराला साहित्यिक मोर्चों पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। उनकी एक कविता भी है सरोज स्मृति, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कविता है। वो कविता उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर, उनकी बेटी थी सरोज, उसके ऊपर उन्होंने वो कविता लिखी थी। जब उनकी बेटी का निधन हो जाता है तब वो उनके ऊपर कविता लिखते हैं। उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध में भी उनकी ख्याति बहुत अधिक थी। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, अर्थात उनकी जो सारी रचनाएं हैं उनको 8 खंडों में इकट्ठा करके एक निराला रचनावली नाम की एक पुस्तक बना दी गई है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, अर्थात निराला थे वो दार्शनिक, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट उदार चित्र उनकी रचनाओं में मिलता है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। निराला जी की ज़्यादातर कविताएं विद्रोही हुआ करती थी, अर्थात तो समाज में किसी न किसी समस्या को लेकर उसके ऊपर विद्रोह उठाया करते थे। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। जो ये मुक्त छंद है, हमारे कई छंद होते हैं हिंदी में, तो ये जो छंदों की बात आती है तो बता दें आपको कि मुक्त छंद था जो, उसका सबसे पहले कविताओं में प्रयोग किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सबसे पहले उन्होंने ही कविता में इसका प्रयोग करना शुरू किया था। जो निराला की कविताएं होती थी उनमें शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति मिलती थी, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव था। अर्थात उनकी ज़्यादातर कविताओं में पूंजीपति और पूंजीवादी और गरीब जो लोग होते थे उन सब के ऊपर उन्होंने ज़्यादातर कविताएं लिखी हैं। उनकी बहुत सी कविताएं हैं, कुकरमुत्ता, गुलाब, काफ़ी कविताएं ऐसी हैं जिन्होंने उन्होंने मतलब अमीर और गरीब के जो भेदभाव है उनको बताया कि गरीब किस तरह गरीब होता जा रहा है और अमीर किस तरह अमीर होता जा रहा है। तो चलिए आगे हम अब निराला की कविताओं के बारे में पढ़ते हैं। इस अध्याय में निराला की 2 कविताएं हैं, नंबर 1 उत्साह और नंबर 2 अट नहीं रही है। हम आज इन दोनों ही कविताओं को आपको कराएंगे, दोनों ही कविताओं के बारे में बताएंगे कि किस कविता में किस चीज़ का वर्णन किया गया। तो निराला की इस अध्याय में पहली कविता है उत्साह। उत्साह कविता को नाम क्यों दिया गया? इस कविता में वैसे मेन रूप से जो वर्णन किया गया मुख्य रूप से वो बादलों का किया गया। बादल निराला का सबसे प्रिय विषय थे कि जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है,
तब बारिश आती है। ज़्यादातर उन्होंने अपनी कविताओं में बादलों को एक क्रांतिकारी के रूप में वर्णन किया है, लेकिन यहाँ बादलों का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि जब बादल आते हैं तो चारों तरफ मतलब बारिश का मौसम हो जाता है, और जो किसान हैं वो भी, जो फसल सूख जाती है, धरती सूखी हुई रहती है, तब किसान सोचता है कि बारिश आए और बारिश आने से चारों तरफ हरियाली फैल जाए, उसकी फसल हो जाए। किसान जब अपनी बादलों को देखते हैं कि बारिश होने वाली है तो उनका मन उत्साह से भर जाता है कि बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, चारों तरफ खुशहाली छाएगी। तो शायद इसीलिए इस कविता का नाम कवि ने उत्साह रखा है कि बारिश आने से चारों तरफ उत्साह का माहौल छा जाता है। तो कवि ने इस कविता का नाम उत्साह शायद इसीलिए रखा। तो आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। बादल गरजो। कवि कहता है कि हे बादलों, कवि उनको बुलाता है, उनका आह्वान करके बोलता है कि हे बादलों, तुम जोर जोर से गरजो। घेर घेर घोर गगन, धराधर धाराधर हो। फिर उन बादलों से कहता है कि घेर घेर घोर गगन, तुम जोर जोर से गरज गरज कर। जो चारों तरफ बड़े बड़े बादल फैले हुए हैं उन्हें घेर घेर कर इकट्ठा कर लो। धाराधर ओ। हे पानी को अपने अंदर समेट कर रखने वाले बादलों, तुम इकट्ठा हो जाओ। ललित ललित काले घुंघराले। तो कवि कहता है कि जो ये बादल हैं जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं वो ललित ललित श्यामले रंग के, मतलब श्याम रंग के जो बादल हैं, काले घुंघराले, उनको देखकर ऐसा लगता है उन सांवले और काले बादलों को जैसे कि किसी के घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले, और वो बादल ऐसे दिखाई देते हैं। बाल बच्चों की कल्पना, मतलब बच्चे जो सोचते हैं, सपने एक तरह से, जैसे बच्चों की सोच कैसे, मतलब बच्चे जो नई नई चित्र बनाते हैं अपने मन में। तो कवि कहता है बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बच्चों की कल्पनाओं के ये बादल। हाँ। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। फिर कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे, विद्युत बिजली और छवि चमक उर दिल में, कि बादलों, हे बादलों, तुमने अपने हृदय में, अपने अंदर, अपने दिल में विद्युत बिजली की चमक को छुपाकर रखा है। कवि नवजीवन वाले, तुम तो सबको नया जीवन प्रदान करने वाले हो। अर्थात जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली होती है, जो पृथ्वी के अंदर बीज हैं वो छोटे छोटे पौधे में बदल जाते हैं, छोटे पौधे बड़े बन जाते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता। यहाँ कवि कहता है कि वज्र छिपा, कि तुम अपने वज्र को, अर्थात कि तुम्हारी जो कठोर आवाज़ है उसको अब छिपाओ, नूतन कविता, और एक नई कविता कहो। अर्थात कि अब अपनी बिजली को चमकना छोड़कर तुम चारों तरफ बारिश कर दो, एक नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कि लोगों में, नूतन कविता मतलब नई चेतना, कि लोगों में नई चेतना दोबारा से भर दो। फिर कवि आगे कहता है कि बादल गरजो, कि हे बादलों तुम गरजो, क्योंकि तुम्हारी गर्जन को सुनकर ही, हे बादलों तुम गरजो, तुम्हारी गर्जन से इस संसार के जो लोग हैं वो जागृत हो जाएंगे। जो सोए हुए लोग हैं उनके मन में चेतना जाग जाएगी। विकल विकल उन्मन थे मन विकल, व्याकुल व्याकुल उन्मन बेचैन थे। कौन? विश्व के निधाग के सकल जन, विश्व संसार, निधाग सूरज की गर्मी। तो कवि कह रहा है कि सूरज की इस भयंकर गर्मी से सकल जन, इस सारे संसार के जो लोग हैं वो व्याकुल हैं और बहुत बुरी तरह बेचैन हैं। इसीलिए हे बादलों आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि हे बादलों तुम किसी अज्ञात दिशा से आ जाओ अनंत के घन। हे बादलों तुम्हारा हम चारों, मतलब हम नज़र उठाकर जहाँ भी देखते हैं हमें बादल ही बादल दिखाई देते हैं, इनका कोई भी अंत नहीं है। तो हे बादलों
तुम किसी भी अज्ञात दिशा से आ जाओ और बारिश कर दो, जिससे तप्त धरा मतलब तपती जो धरती है, जो गर्मी से, सूरज की गर्मी से जो बेचैन व्याकुल धरती है, उसको जल से दोबारा से शीतल कर दो। कवि कहता है इस गर्मी से बेचैन जो धरती है, सूरज की गर्मी से जो धरती तप रही है, उसको अपने जल से फिर से शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादलों इसलिए तुम जोर जोर से गरजो कि तुम्हारी गर्जन को सुनकर इस संसार के लोग जागृत हो जाओ, उनमें नई चेतना का विकास हो सके। तो ठीक है दोस्तों, ये कविता इतनी है। अब अगली कविता शुरू करते हैं। चलिए अब अगली कविता शुरू करते हैं। पहले अगली कविता के बारे में आपको बता दूं। अगली कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन महीने की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है कि फागुन का जो महीना होता है कि चारों तरफ कैसे फूल ही फूल खिल जाते हैं, बगीचों में, उपवनों में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। और वो सुंदरता ऐसी होती है जिसको देखकर उससे नजरें हटाने का मन भी नहीं करता। तो कवि ने इस कविता में उसी सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए आगे वो कविता शुरू करते हैं। आगे चलिए कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो कवि कहता है कि जो फागुन महीने की सुंदरता है, अट नहीं रही है कि जो फागुन का महीना आता है तो चारों तरफ प्रकृति में, संसार में फूल खिल जाते हैं, नए नए पौधे, कलियाँ, चारों तरफ पक्षी चहचहाते हैं, तितलियाँ फूलों पर मंडराती है, मतलब इतनी सुंदरता छा जाती है प्रकृति में। तो कवि कह रहा है कि वो जो प्रकृति में जो फागुन के महीने की सुंदरता है वो कहीं भी नहीं समा रही है, अर्थात चारों तरफ वही सुंदरता फैली हुई है। तन सट नहीं रही है। आगे कवि कहता है कि जो फागुन महीने की सुंदरता है वो सट नहीं है, मेरे मन में कहीं भी नहीं समा रही है, कि चारों तरफ बस सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जब फागुन के महीने में चारों तरफ सुंदरता फैलती है तो नए नए फूल भी खिलते हैं। वो नए नए फूल कहीं सांस लेते हो, जब कहीं भी किसी भी बगीचे में सांस लेते हैं तो घर घर भर देते हो, अर्थात जब फूल सांस लेते हैं यानी कि उनकी जो खुशबू है जो वो फैलती है, घर घर भर देते हो, तो चारों तरफ हर घर में उनकी खुशबू फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और जब चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुंदरता फैल जाती है, चारों तरफ हरियाली, फूल, पत्तियाँ ये दिखाई देते हैं तो पक्षी भी बहुत खुश होते हैं और वो सुंदरता देखकर पक्षियों का भी मन उड़ने को करता है। तो कहते हैं आगे कि उड़ने को नभ में तुम, कि प्रकृति तुम नभ में उड़ने को, फागुन के महीने की सुंदरता तुम पक्षियों को भी आकाश में उड़ने के लिए इतना ज़्यादा ललायत कर देती हो कि वो भी पर कर देते हो कि वो भी अपने पंख पसार कर चारों तरफ उड़ने लगते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगर कोई सुंदर चीज़ किसी को दिखाई दे तो उसका मन उस चीज़ से नजरें हटाने को नहीं करता। तो उसी तरह कवि कहता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि इतनी अच्छी सुंदरता, चारों तरफ इतनी सुंदर हरियाली, इतना सुंदर वातावरण है कि अपनी आंखें वहाँ से हटाना चाहता हूँ लेकिन आंखें हट नहीं रही, अर्थात घूम फिरकर मेरी नज़र उसी सुंदरता पर टिक जाती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहा है आगे कि जो पत्तों से, जो पेड़ों की डालियां हैं वो नए नए पत्तों से, जो नए पत्ते खिले हैं फागुन के महीने में, उनसे भरी पड़ी हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पत्ते हरे हैं और कहीं लाल रंग के हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। फिर आगे कवि बताता है कि जो ये प्रकृति है वो एक नायिका की तरह दिखाई देती है। जैसे कि एक नायिका सज सवर के सजती सवरती है, उसी तरह प्रकृति भी
अपने फूलों से सजी हुई खड़ी है। तो कहता है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर बोलते हैं हृदय को, मतलब गले में, दिल में, जो हमारा दिल होता है उसके ऊपर। मंद गंध, मंद धीमी गंध खुशबू, पुष्प फूल माल माला। तो यहाँ बताते हैं कि ऐसा लगता है चारों तरफ देखकर कि जैसे प्रकृति रूपी नायिका के गले में मंदगंध धीमी धीमी खुशबू वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि पाट पाट शोभाश्री, जो फागुन के महीने की प्रकृति की जो सुंदरता है, पाट पाट, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रही है, पट नहीं रही है। अर्थात चारों तरफ सुंदरता ऐसी फैली हुई है कि जहाँ भी हम देखते हैं हमें प्रकृति की सुंदरता ही दिखाई देती है। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। इससे पहले उत्साह कविता में प्रकृति का, बादलों का वर्णन किया है, बादलों में भी बारिश के मौसम का। तो दोस्तों, आशा है कि आपको कविता समझ आई होगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी तरह और भी पढ़ने वाले हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।